हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जातीय, लैंगिक और सांप्रदायिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। इसमें हम जातीय विभेद और लैंगिक विभेद के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, और यहां तक कि पिछले वीडियो में हम आपको सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है, सांप्रदायिकता के प्रमुख तत्व क्या होते हैं, ये भी समझाए थे। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि भारत में सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ, यानी भारत में लोगों के अंदर सांप्रदायिक भावनाएं कैसी आनी शुरू हुई, इसके बारे में हम आपको आज की क्लास में समझाने वाले हैं। तो देखिए, भारत में सांप्रदायिकता का विकास जो है मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन काल में शुरू हुआ। यानी कि भारत में जब अंग्रेजों का शासन काल चल रहा था, उस समय सांप्रदायिकता का मुख्य रूप से भारत के लोगों में विकास हुआ। क्योंकि अंग्रेज जब भारत में आए तो भाई अंग्रेज जो है भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों को बढ़िया ढंग से पता था कि अगर भारत में जो जितने सारे धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, स्पेशली हिंदू और मुस्लिम, अगर ये एकजुट रहेंगे, अगर ये मिलजुल कर रहेंगे, तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों के द्वारा जब बृहद आंदोलन को शुरू किया जाएगा, तो उस कंडीशन में अंग्रेजों को अपने आप को भारत में बरकरार रखने में बहुत परेशानी होगा। और ये लोगों को अच्छे से पता था कि भाई भारत में मुस्लिम और हिंदू को तोड़ कर रखें, भारत को धर्म के नाम पर तोड़ कर रखें, तभी हम अपने शासन कार्य को ज्यादा समय तक कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अंग्रेजों का भारत में एक पॉपुलर नीति था, ये प्रसिद्ध नीति था जिसको इन लोगों ने अपना रखा था, फूट डालो और शासन करो। भारत के लोगों में ये लोग फूट डालते थे। फूट डालने का मतलब कि एकता भंग करना, यानी भारत के लोगों में जो यूनिटी बनी रहती थी उसको भंग करते थे, और धर्म के नाम पर भारत के लोगों को तोड़ते थे, और तब अपने शासन के कार्य को कंटिन्यू करते थे, जारी रखते थे। ठीक है, आपको हम बता दें कि इनका प्रसिद्ध ये जो नीति है, ये मेन रूप से किस चीज से था। जैसे कि आप सबको पता होगा कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी है, और भारत में कांग्रेस पार्टी का निर्माण जो है, बिकॉज उस समय भारत तो लोकतांत्रिक देश था नहीं कि कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ था चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का, ऐसा नहीं था, बल्कि कांग्रेस पार्टी का निर्माण भारत में विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे छोटे मोटे आंदोलनों को बड़ा रूप प्रदान करने के लिए हुआ था। यानी कि आंदोलन चलाने के उद्देश्य से भारत में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया गया था। 1885 में इसकी स्थापना हो गई थी। और अंग्रेज सब देखते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी में हिंदू भी काम कर रहे हैं, मुस्लिम भी काम कर रहे हैं, जो कि अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के शासन कार्य को कंटिन्यू रखने के लिए ज्यादा अच्छा नहीं था। उनको पता था कि अगर सारे संप्रदाय के लोग मिलकर आंदोलन करेंगे तो ऐसे कंडीशन में भारत के आजाद होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब इन लोग का मतलब, इन लोगों का ये जो पॉलिसी था फूट डालो और शासन करो का, ये मुख्य रूप से क्या था कि भाई मुसलमानों को प्रोत्साहित करते थे ये लोग। मतलब भारत में जो मुस्लिम नेता थे उनको प्रोत्साहित करते थे, और उनको प्रोत्साहित करके और उन्हें पूरी कोशिश करते थे कि कांग्रेस पार्टी से अलग रखा जाए। यानी भारत के मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी से अलग रखने का ये लोग प्रयास करते थे, ताकि कांग्रेस से अलग रहे मुसलमान, और केवल हिंदू ही कांग्रेस से आंदोलन को जारी रखे। और जब कांग्रेस से मुसलमान अलग होंगे तो मुसलमानों का आंदोलन अलग होने लगेगा, हिंदुओं का आंदोलन अलग होने लगेगा, तो हिंदू और मुसलमानों में कुछ विवाद भी उत्पन्न होगा। उस विवाद के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच कई बार टकराव भी उत्पन्न हो जाते थे। तो इस कारण से भारत में जो आंदोलन शुरू होता था, वह आंदोलन को ज्यादा बल नहीं मिल पाता था, कि मतलब वो जो आंदोलन भारत में शुरू हो रहे थे वो उसको ज्यादा बल नहीं मिल पा रहा था, वो बड़ा आंदोलन का रूप धारण नहीं कर पा रहा था। आपको कुछ एग्जाम्पल्स हम समझाएंगे जिससे क्लियर हो जाएगा कि अंग्रेज किस प्रकार भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाते थे। जैसे 1905 की बात हम आपको बता दें कि 1905 में हुआ बंगाल का विभाजन। और बंगाल का विभाजन किस रूप में अंग्रेजों ने किया, आप इसको समझे ध्यान से। बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। अगर आप देखें तो आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूरा का पूरा बांग्लादेश, वो पहले बंगाल राज्य में ही आया करता था।
ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि भाई बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ प्रशासनिक कार्य में बड़ा परेशानी हो रहा है, इसलिए अंग्रेजों ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया। और अंग्रेजों ने बताया भारतीयों से कि हमें प्रशासनिक सुविधा चाहिए, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, बंगाल को दो भाग में बांट रहे हैं। हालांकि अंग्रेजों का पर्पस अलग था। अंग्रेज का उद्देश्य यह था कि भाई बंगाल बहुत बड़ा राज्य है, अगर यहां से कोई बड़ा आंदोलन शुरू होता है तो उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, जिसमें ऐसे इस प्रकार से इन लोगों ने विभाजन किया था कि ये जो बंगाल का पूरब वाला पार्ट था, इधर मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, यानी कि ये मुसलमान बहुल क्षेत्र था, ठीक है। और वही अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें ये पश्चिमी मतलब बंगाल के पश्चिम वाले पार्ट का, तो ये हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो विभाजन इस हिसाब से किया गया था कि एक क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या ज्यादा रहे और एक क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या ज्यादा रहे, और इन दोनों क्षेत्रों में अंग्रेज कुछ भड़काऊ बात बोलेंगे और ये दोनों क्षेत्र जो है आपस में उलझे रहेंगे, यानी आपस में इन दोनों क्षेत्रों में विवाद हमेशा बना रहेगा और फिर यहां से कोई बड़ा आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ शुरू ना हो पाएगा। तो इस प्रकार की पॉलिसी जो अंग्रेज अपनाते थे, और इन्हीं सारे कारणों से भारत में अलग अलग लोग जो है धर्म के नाम पर एक दूसरे से विवाद करने लगते थे। आपको एक और एग्जांपल देते हैं, 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग पार्टी का स्थापना हो गया। कैसे हो गया, इसकी स्थापना किस प्रकार हो गया, इसकी भी चर्चा हम आपको बताते हैं। तो देखिए मतलब अंग्रेजों का ये पॉलिसी था कि मुसलमानों को कांग्रेस अलग रखो, तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को प्रोत्साहित करना शुरू किया, मुसलमानों को भड़काना शुरू किया, ये कहकर कि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, आप सब कांग्रेस से रिजाइन कर दो, कांग्रेस केवल हिंदुओं के लिए काम करती है। लेकिन असल बात ये नहीं था, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी थी या हिंदुओं के लिए केवल काम करती थी। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी कई बार मुस्लिम नेताओं को बनाया गया है। बदरुद्दीन तैयब, ठीक है, वो मुस्लिम नेता ही थे जिनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो मतलब ये, लेकिन अंग्रेजों का पॉलिसी ऐसा था कि हिंदुओं की पार्टी है, केवल हिंदुओं के लिए काम करती है, तो इसलिए ये मुसलमानों को बहकाना शुरू किए, और जिसके उस बहकावे में आकर कुछ मुस्लिम नेता कांग्रेस को रिजाइन कर दिया और 1906 में अपनी एक अलग पार्टी बना ली, मुस्लिम लीग पार्टी के नाम से। तो जिसके कारण क्या हुआ कि अब कांग्रेस पार्टी के जो आंदोलन था वो कमजोर पड़ने लगा। सीधी सी बात है, जब दोनों संप्रदाय के लोग मिलकर आंदोलन करेंगे तभी उसको मजबूती मिलेगी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जो है थोड़ा कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि अब आंदोलन दो भागों में बंट गया। मुस्लिम लीग अपना अलग आंदोलन कर रही थी, कांग्रेस पार्टी अपना अलग आंदोलन कर रहा था। अब आपको बता दें हम कि लेकिन फाइनली बाद में जब मुस्लिम नेताओं को आभास हुआ कि अंग्रेजों की ये चाल है फुट डालो और शासन करो की नीति के अंतर्गत, तो 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था उसके अंतर्गत आंदोलन करने के पर्पस से मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी आपस में मिल भी गए, ठीक है। अब देखिए, लेकिन आपको ये दो एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि अंग्रेज किस प्रकार पॉलिसीज लाते थे और उन लोग मतलब चाल चल के, साजिश रच के किस प्रकार भारत के लोगों में सांप्रदायिकता की भावना का विकास करते थे। आगे चले तो हम आपको बताएंगे कि भारत आजाद तो हो गया, जैसे तैसे करके भारत को आजादी तो मिल गई, ठीक है, भारत को आजादी की प्राप्ति तो हो गई किसी भी तरह से, लेकिन अंग्रेजों ने जो सांप्रदायिकता की भावना भारत के लोगों में फैलाया था, उस सांप्रदायिकता का बहुत बुरा परिणाम जो है भारत पर दिखाई दिया। यानी भारत आजाद तो हो गया, लेकिन सांप्रदायिकता की भावना जो भारत के लोगों में व्याप्त हो गई थी, उसका एक बहुत बुरा परिणाम दिखा। और बुरा परिणाम क्या दिखा कि भारत का एक बहुमूल्य हिस्सा, भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भारत से अलग हो गया पाकिस्तान के रूप में। मतलब पाकिस्तान भारत का ही अंग था, और सांप्रदायिकता का ही नतीजा है कि भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। मुसलमानों ने मांग करने लगा, बहुत सारे मुसलमान अपने लिए अलग देश की मांग करने लगे, हिंदू अपने लिए अलग देश की मांग करने लगे, और सांप्रदायिक भावनाओं के कारण ही भारत का विभाजन करना पड़ा और भारत से एक बहुमूल्य हिस्सा पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया। और केवल विभाजन ही नहीं हुआ, उस समय बहुत ही खतरनाक सांप्रदायिक दंगा भी हुआ था,
और जब भारत का विभाजन हो रहा था ना, उस समय काफी बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ था। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का हिंसा करने पर उतर गए थे, बहुत सारी हिंसात्मक कार्यवाहियां हुई, लाख मतलब इसमें हजारों लोगों की हत्या हो गई, लाखों लोग बेघर हो गए, उनके घर छिन गए। बात समझ में आया? तो इस प्रकार ठीक है, सांप्रदायिकता का हमें जो मूल्य है हमें चुकाना पड़ा, भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ी। और आगे चलकर और पाकिस्तान में भी अब भाषा के आधार पर ठीक है लोगों में भेदभाव शुरू हुआ। बिकॉज बांग्लादेश जो आज एक नया देश है, वो पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि वो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो उसको भी पाकिस्तान का ही हिस्सा बनाया गया था। उसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहां पे बांग्ला भाषा बोली जाती है। तो भाषा के आधार पर पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में विवाद हुआ, जिसके कारण पाकिस्तान से बांग्लादेश भी अलग हो गया। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश जो था वह अपना स्वतंत्र एक देश, अलग देश बना लिया। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि भाई भारत में आजादी के बाद भी ऐसा नहीं है कि भारत में आजादी के बाद सारी चीजें कंट्रोल हो गई। भारत में आजादी के बाद हालांकि प्रयास किया गया कि भारत में इस सांप्रदायिक भावनाओं को समाप्त किया जाए। ठीक है, और इसी उद्देश्य से भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया। यानी भारत के जो महापुरुष थे, उन लोगों ने जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उस समय भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया। यानी भारत में ऐसा कहा गया कि भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत देश में सारे धर्म के मानने वाले लोगों को आजादी दी गई। भारत देश में सारे धर्म के लोग एक बराबर अधिकार से रह सकते हैं, वो अपने रीति रिवाजों को अपना सकते हैं, अपने फेस्टिवल्स को मना सकते हैं, इवन वो अपने धर्म के नाम पर संस्थाएं चला सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इस सारी स्वतंत्रता सभी धर्म के लोगों को दिया गया, इसी को धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इस बात में तनिक संदेह नहीं है, इस बात में थोड़ा सा भी डाउट नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में, यानी धर्मनिरपेक्षता को सफल बनाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो सांप्रदायिकता है। यानी सांप्रदायिकता जो है एक बहुत बड़ी बाधा है धर्मनिरपेक्षता को सफल बनाने के मार्ग में। सांप्रदायिक भावनाएं जो हमारे अंदर है ना, उस भावना के कारण इतना बढ़िया सिद्धांत भी भारत में सफल नहीं हो पाता। कैसे नहीं हो पाता? तो भारत में अब नेता लोग भी कई बार भड़काऊ बातें बोलते हैं, या बहुत सारे देखा जाए तो धर्म से जुड़े हुए लोग भी इस प्रकार की चीजों को उभारते हैं। तो कई बार क्या होता है कि देखा जाए तो अब भारत में हिंदू भावनाओं को उभारा जाता है। तो ऐसा होता है कि कई बार भारत में हिंदू भावनाओं को उभारा गया और हिंदू भावनाओं को उभार कर और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की जाती है। तो वही देखा जाए तो कई बार क्या होता है कि भारत में मुस्लिम भावनाओं को भी उभारा जाता है, मुस्लिमों को भी प्रोत्साहित किया जाता है, और मुस्लिम भावनाओं को उभार कर हिंदू से घृणा करने की बात भी कई बार ठीक है उनकी भावनाओं को उभार कर करी जाती है। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में देखा जाए तो अब क्या होता है कि हिंदू और मुसलमानों में टकराव की स्थिति बनी रहती है, हिंदू और मुसलमानों में हमेशा विभेद की स्थिति बनी रहती है। और जब तक ये सारी चीजें होती रहेगी तब तक भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें इन सारे चीजों के बावजूद इस भावना को सर्वोपरि रखना होगा, हमें इस भावना को सबसे ऊपर रखना होगा कि भाई भारत जो है ठीक है उन सबका है, भारत उन सबका है जो भारतवासी हैं, भारत उन सबका है जो भारत के हैं। ठीक है, मतलब चाहे जो भी हो, चाहे देखा जाए तो चाहे हम हिंदू हो, ठीक है, चाहे हम मुसलमान हो, चाहे हम सिख हो, चाहे हम ईसाई हो, हम कुछ भी हो, हम किसी भी धर्म के मानने वाले हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, हम सारे भारतवासी ही तो हैं। इसलिए हम सबको एक दूसरे से मिलजुल कर रहना है, क्योंकि हमारी पहचान हमारी धर्म से तो है, लेकिन उससे बड़ा पहचान हमारा यह है कि हम भारतवासी है। तो इसलिए हमें प्रीफर करना होगा कि हम किसी भी धर्म के मानने वाले हो, हम असल में भारत के रहने वाले हैं, तो हम भारत के पक्ष में सोचे, भारत के विकास के बारे में सोचे। अगर हम एक दूसरे से नफरत करेंगे तो उससे भारत का विकास नहीं, भारत का विनाश होगा। इसलिए हम भारतवासी के रूप में
एक दूसरे की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करें। तो देखिए सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ और अभी भी किस प्रकार सांप्रदायिकता की भावना बनी हुई है और सांप्रदायिकता की भावना को हम किस प्रकार की बातें अपने मन में लाके कंट्रोल कर सकते हैं, इस प्रकार की चीजों को हम आपको आज के क्लास में समझाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज हम इतना ही रहने देंगे और अगले क्लास में, ठीक है, इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आएंगे। एक कानपुर के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, उनके कुछ विचार थे और वो किस प्रकार के व्यक्तित्व के जो है महान पुरुष थे, उसके बारे में हम अगले क्लास में आपको समझाएंगे।